Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है काफी टाइम से जो है डिफेंस डिटेक्टिव आलोक सर की जो है वो वीडियो नहीं लेकर आ रही थी, तो लोग बोल रहे थे यार आलोक सर की कोई वीडियो लेकर आए। तो फाइनली जो है वो आलोक सर की बहुत ही धमाकेदार किस्म की एक वीडियो लेकर आ चुकी है। मेजर को छोड़ तू मुझसे तो निपट, हामिद गुल की औलाद, ओ माय गॉड। ठीक है, तो मेजर गौरव आर्या के बारे में जो है वो कुछ गलत अनाप शनाप स्टेटमेंट्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, तो उस पे जो है वो आलोक सर ने कहा कि भाई तू उन तक तो बाद में पहुंचना, पहले तू मेरे से बात कर। तो क्या मसला है, क्या वजह है, मुझे नहीं पता। वो सारी चीजें, सारी बातें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी। मुझे वीडियो सजेस्ट हुई थी। कैसा गुजरा आपका न्यू ईयर? अच्छा गुजरा कि नहीं गुजरा, जरूर बताना। अगर मेरी बात करो तो यार मेरा तो बहुत ही फैंटास्टिक किस्म का न्यू ईयर गुजर रहा है और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ भी मुझे सुनने को जो है वो मिल रही है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाना प्लीज। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। तो बिना टाइम को वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर मुझे इनका डिस्क्लेमर बड़ा अच्छा लगता है। मौजूद है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाले लतिया रहे हैं, पाकिस्तान को पश्तून ठोक रहे हैं, पाकिस्तान को बलोच भी ठोक रहे हैं। यहां तक कि पड़ोस में जो ईरान है वो भी गाहे बगाहे पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर ही देता है। यानी पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की गाल बजाने की आदत नहीं गई। उसके सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स, वो टीवी पर बैठकर लंबी लंबी डींगे हाँकते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। भाई हमें उनके खुश होने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमें दिक्कत तब होती है जब बात हमारे देश पर आती है, भारत पर आती है और खासतौर पर भारत की सेनाओं पर आती है, तब ठोकने की बारी जो है वो हमारी होती है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान भारत को गाजी की याद दिला रहा है, हंगोर की याद दिला रहा है, एयरफोर्स के उनके एक फर्जी पायलट हुआ करते थे एमएम आलम, उनकी याद दिला रहा है। लेकिन आज मैं पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाने वाला हूं। पाकिस्तान के कलमे वाली फौज की असलियत एक बार फिर जो है वो दुनिया के सामने लाने वाला हूं। क्या पाकिस्तान भूल गया है कि पीएनएस गाजी आज भी भारत के समंदर में दफन है? क्या पाकिस्तान भूल गया है कि भारतीय नौसेना की मिसाइल बोट्स के हमलों ने कराची को कई दिनों तक धधका दिया था? क्या पाकिस्तान भारतीय नेवी की किलर स्क्वाड्रन को भूल गया है, या उसकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि वो पाकिस्तान को दहलाने वाले कोमोडोर बबरूभान यादव का नाम भी याद नहीं रख पा रहा है? पाकिस्तान भूल गया कि 1948 में उसकी फौज कैसे नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान के डर से थर-थर कांप रही थी? वीर अब्दुल हमीद ने अकेले 1965 में पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को कबाड़ में बदल दिया था। भूल गए क्या? खेमकरण में पाकिस्तान के 170 से भी ज्यादा टैंकों की कब्र खुदी पड़ी है, वो भी याद नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तानियों को अपने इस महान सैनिकों की याद क्यों दिला रहा हूं। दिलाना जरूरी है दोस्तों। ये पाकिस्तानी कितने भी जूते खा लें लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये भूलने का नाटक करते हैं और फिर अनाप शनाप बककर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। इसी वजह से आज मैंने इनकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने का फैसला किया है। असल में एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर डिस्कशन प्रोग्राम चल रहा था और उसमें ना केवल भारत की नेवी के बारे में गलत दावे किए गए, बल्कि दोनों देशों के बीच हुई जंगों को लेकर और भी कई चीजों को लेकर भरपूर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई और वही पाकिस्तान की जनता को एक चूरन बेचने की कोशिश की गई है। ये हैं अब्दुल्ला गुल। यूं तो अब्दुल्ला पाकिस्तान की एक गुमनाम पॉलिटिकल पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरपर्सन हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि वो पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ हामिद गुल के बेटे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हामिद गुल अपने समय के सबसे तेज तर्रार आईएसआई चीफ माने गए थे। अब बाप के नाम पर बेटा अपना चेहरा चमका रहा है। खैर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोहम्मद गुल ने एक पाकिस्तानी टीवी शो में बड़ी बड़ी बातें कर डाली। भारत को गाजी से लेकर एमएम आलम तक का नाम याद दिलाने की कोशिश की। सुनिए जरा। मुतअद्दद बार उनकी सबमरीन आई यहां और पकड़ी गई।
हर बार वो हम पकड़े जाते हैं, वो हर बार हम उनको जो है वो पकड़ के वो मारते हैं। जिस कुकरी का वो जिक्र कर रहे थे, वहां हमने जो उनके साथ किया, हमारी गाजी शहीद ने जो किया, एक दास्तान है। आज भी इंडिया जो है वो उसको झूठी एक फिल्म बना के जो है उसकी दास्तान को मस्त करने की कोशिश कर रहा है। आज उस गाजी शहीद का ये कमाल है कि आज इंडियन नेवी त्रिपाठी जो है वो बैठ के पाकिस्तान नेवी की तारीफ कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान बहरिया। कमाल है, मजाक बना के रख लिया है पाकिस्तान का। एक पूरा एजेंडा है जिसके खिलाफ उनको पता है भारत कभी ना पाक फौज के सामने खड़ा हो सकता है, ना पाक फजाइया के सामने खड़ा हो सकता है। एमएम आलम भूल गए हैं वो लोग, हमारी नेवी ये गाजी शहीद भूल गए हैं, हमारे हंगूर भूल गए हैं, उड़ा के रख दिया था हमने। सुना आपने? ये मोहम्मद अब्दुल्ला गुल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत ना तो पाकिस्तान की आर्मी से, ना नेवी और एयरफोर्स से भिड़ने की कुव्वत रखता है। ये कह रहा है कि भारत क्या पीएनएस गाजी को भूल गया है? क्या एमएम आलम को भूल गया है? अरे अब्दुल्ला गुल, सब याद भी है और उसकी सच्चाई भी हम सबको अच्छी तरह से पता है। पाकिस्तान के अंदर हर चीज को तो मैनिपुलेट है, किया जाता है ना। और वो सच्चाई एक बार फिर तुम्हें बताने वाला हूं, पूरे पाकिस्तान को फिर से जलील करने वाला हूं, याद कर लो। तुम कह रहे हो कि भारत में पाकिस्तान की फौज से भिड़ने की ताकत नहीं है, तो वही एक बात बताओ, 93,000 का सरेंडर क्या किसी दूसरे मुल्क की फौज ने किया था या पाकिस्तान की कलमागो फौज ने किया था? भूल गए हो तो याद दिला देता हूं, मैं याद दिलाता हूं। 93,000 नहीं जान छोड़ता। नहीं देखी तो गौर से देख लो। यह 16 दिसंबर 1971 की वो ऐतिहासिक तस्वीर है जब तुम्हारी कलमागो फौज ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। तुम्हारे जनरल नियाजी ने 93,000 फौजियों के साथ सरेंडर कर दिया था। और यह है वो पैंट उतारू सेरेमनी जब तुम्हारी पाकिस्तानी फौज ने भारत के सामने हथियार डाल दिए थे, और हथियार तो क्या, हमने उनके पैंटे तक उतरवा ली थी। और अगर 1971 की हार के बारे में नहीं पता Shit. तो मेरे चैनल पर जाकर इतनी बेइज्जती। भारत पाक वॉर सीरीज के वीडियो देख लो, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। भारत ने पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पर, यानी आप लोग देखना चाहते हो तो मैं भी स्टार्ट कर दूंगी सीधे। और केवल 13 दिनों में पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। और ऐसा वैसा सरेंडर नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर। और उस सरेंडर करने वाली आर्मी के लिए क्या कह रहे हो कि भारत को उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है? अरे अब्दुल्ला गुल, क्यों अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला रहे हो? अब मैं बताता हूं कि तुम जिस पीएनएस गाजी की बात कर रहे हो, हमने उसकी कब्र कैसे खोदी थी, और तुम्हारे बाप जो थे हामिद गुल, उनको भी पता नहीं लगा कि कैसे खोदी। पीएनएस गाजी असल में अमेरिका से ली गई पनडुब्बी थी। उसका नाम था यूएसएस डायब्लो। 1965 में पीएनएस गाजी ने 8 सितंबर को 1965 को द्वारका पोर्ट पर हमला भी किया था। 1971 में वो भारत के एयरक्राफ्ट करियर को टारगेट करने के लिए कराची से विशाखापट्टनम तक पहुंच गई थी। लेकिन उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि इंडियन नेवी ने पहले से ही उसके लिए जाल बिछा रखा है। भारतीय नेवी पीएनएस गाजी के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी, उस तक भेजे जाने वाले केबल्स को इंटरसेप्ट कर रही थी। इंडियन नेवी ने तो आईएनएस विक्रांत को अंडमान निकोबार भेज दिया था, लेकिन पीएनएस गाजी को फांसने के लिए विशाखापट्टनम के पास एक खाली पोर्ट पर अपने पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को तैनात कर दिया था। विशाखापट्टनम में मौजूद पाकिस्तान के जासूसों को लगा कि आईएनएस विक्रांत पोर्ट पर मौजूद है, और उन्होंने इसकी खबर पाकिस्तान को भेज दी। और फिर पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को, देखिए ये वही मैसेज है, 25 नवंबर 1971 को भेजे गए इस मैसेज में लिखा था, टू गाजी फ्रॉम पाक नेवी। इसमें ऑर्डर दिया गया था कि कैरियर पोर्ट पर ही है, इसलिए विशाखापट्टनम के पास डटे रहो। लेकिन 3 और 4 दिसंबर की रात पीएनएस गाजी की आखिरी रात साबित हुई। आईएनएस राजपूत पोर्ट से बाहर निकला और उसने पानी में हलचल देखकर 2 डेप्थ चार्जेस दाग दिए, और गाजी ने वहीं जल समाधि ले ली। इस बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, वो भी पूरे सबूतों के साथ। हु हंटेड पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी, मेरे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव पर जाकर आप देख सकते हैं। अब ये बात बताने में अब्दुल्ला गुल की बत्ती गुल हो जाएगी, इसलिए उन्होंने टीवी शो पर इस बात को दबा लिया। अरे भाई, बताना चाहिए ना कि गाजी कैसे डूब गई। अगर भारत की बात सच नहीं है तो कराची नेवल बेस से गाजी को जो केबल्स भेजे गए थे, जो मैसेजेस भेजे गए थे, वो पब्लिक कर दो। बता दो कि भारत जो कह रहा है वो गलत है। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, क्योंकि इससे तुम्हारी और पुल पट्टी खुल जाएगी। अब आपको मोहम्मद अब्दुल्ला गुल के दूसरे दावे का सच बताता हूं।
अब्दुल्ला गुल ने भारत को एमएम आलम की याद दिलाई है। एमएम आलम एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट थे। पाकिस्तानी आलम को 1965 की जंग का हीरो बताते हैं। आलम ने दावा किया था कि उन्होंने 1 मिनट से भी कम समय में भारत के 5 फाइटर प्लेन्स को मार गिराया था। और सबसे गजब की बात बताता हूं, यह दावा खुद एमएम आलम ने किया था और पाकिस्तान ने उसे मान भी लिया। और इससे भी गजब बात, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर कमोडोर एस सज्जाद मुझे हैदर झूठी लग रहा है। एक किताब लिखी थी, फ्लाइट ऑफ द फाल्कन। इसमें पाकिस्तानी एयर कमोडोर सज्जाद हैदर ने एमएम आलम के इन दावों की धज्जियां उड़ा दी थी। इस किताब में 7 सितंबर 1965 को हुई हवाई जंग की पूरी डिटेल मौजूद है। किताब के 79वें पन्ने पर उन्होंने आलम के दावों की हवा निकाल दी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आलम ने ना तो अपने मिसाइल का इंपैक्ट देखा, ना भारतीय फाइटर जेट से पायलट के इजेक्शन को देखा। सजाद हैदर ने तो यह भी सवाल उठाया कि एक सेबर जेट कैसे 5 हंटर विमानों का पीछा कर सकता है, और अगर करता भी है तो कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के सर्विलांस प्लेन्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। इसमें यह भी बताया गया कि भारत से उस दिन 15 हंटर फाइटर्स पाकिस्तान में हमले के लिए आए थे और आलम ने केवल 2 हंटर्स को मार गिराया था, जबकि बाकी सही सलामत भारत लौट गए थे। पाकिस्तानी एयर कमोडोर सजाद हैदर ने टैक्टिकली और मैथमेटिकली भी सवाल उठाए कि केवल 1 मिनट के अंदर 5 हंटर्स को मार गिराना कैसे संभव है। इसके लिए 5 हंटर्स का एक सीधी लाइन में 270 डिग्री पर हार्ड टर्न लेना जरूरी था। और तो और, जब आलम ने 5 हंटर फाइटर्स को मार गिराया, इतना झूठ बोलते हैं। केवल 2 हंटर जेट्स का ही मलबा क्यों मिला? अरे भाई, 5 हंटर मारे गए तो 5 का मलबा मिलना चाहिए ना। तो बात यह थी कि एमएम आलम ने 5 नहीं 2 हंटर्स पर हमला किया था। उनमें से भी एक हंटर में पायलट नहीं था, यानी कि वो निकल गया था। यानी एमएम आलम ने अपने देश से झूठ बोला था, जिसके नाम पर आज ये अब्दुल्ला गुल गुब्बारे फुला रहा है। अब्दुल्ला गुल ने पाकिस्तान की नेवी को भारत से अधिक ताकतवर बताया है। अच्छा, तो अब उसका भी जवाब सुन लो बे। भारत और पाकिस्तान की नेवल पावर जानने के लिए वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स की रैंकिंग देख सकते हैं। इसमें दुनिया भर की नेवल पावर की डिटेल्स और रैंकिंग दी गई है, वो भी 2025 के हिसाब से। देखिए, 39 देशों की इस रैंकिंग में इंडियन नेवी 7th पोजीशन पर है, यानी कि 7वें पोजीशन पर है। 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 18 सबमरीन्स और 75 फ्लीट कोर्स इस नेवल फोर्स को बड़ी ताकत बनाती हैं। अब इसमें आप समझिए कि हमारा जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, उसको शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा टेस्टिंग में चल रही हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी जब कमीशन हो जाएंगी, तब इंडियन नेवी की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत ने सबमरीन से न्यूक्लियर कैपेबल बढ़ बैलिस्टिक जाएगी। मिसाइल लॉन्च कर अपना सेकंड स्ट्राइक कमांड भी तैयार कर लिया है। और इसी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए पाकिस्तान ग्वादर को चीन के हाथों बेचने के लिए तैयार है। और अगर नेवल पावर की बात करें तो पाकिस्तान अपने नए नवेले दोस्त बांग्लादेश से भी नीचे है। बांग्लादेश नेवल फोर्स जो है वो इसमें 16वीं रैंकिंग पर है, जबकि पाकिस्तान 39 देशों की इस लिस्ट में 29वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास ना तो एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ना सबमरीन कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता है, ना खुद की बनाई सबमरीन्स हैं। भारत इन सब मामलों में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। वैसे तुम्हारा प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने के लिए मेरे पास एक और सबूत है, और यह सबूत भी भारतीय नहीं है, पाकिस्तानी है। अभी थोड़ी देर पहले जिन एयर कमोडोर सजाद हैदर का जिक्र किया था ना मैंने, वो हमारी नेवी के बारे में, हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा सुनो। आपको पता है कि हमारे दुश्मन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और उसकी जो एयरक्राफ्ट का रेंज है, इस वक्त मसलन SU-30 जो जहाज है उनका, सुखोई 30, वो तो समुंदर से जाके ईरान की तरफ से आके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, और उनके पास एयरबोर्न रिफ्यूलिंग की फैसिलिटीज है, तो उनके पास तो बहुत कैपेबिलिटी है। आई थिंक दैट द पाकिस्तान एयर फोर्स इज रीजनेबली वेल covered insofar as surveillance is concerned, but not completely covered. It is a question of resources. अब अगर इसके बाद भी तुम्हारा बड़बोलापन ऐसे ही जारी रहेगा तो बढ़िया है, करते रहो, क्योंकि तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन एयर कमोडोर सज्जाद हैदर की औकात है, तो उनकी बात ही मानी जाएगी, तुम्हारी नहीं। और थेथरोलॉजी के जरिए सच को झूठ तो नहीं बनाया जा सकता ना। और वैसे आपको एक और बात याद दिलानी है, भारत की नेवल फोर्स आज केवल भारत की सीमा में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल जोन्स में भी ऑपरेट कर रही है। पूरी दुनिया हमारी नेवल फोर्स की कैपेबिलिटी देख रही है, और कम से कम अपनी जनता को फेक बातें बताते वक्त उन पाकिस्तानियों को तो याद कर लेते यार, जिनका
डिस्ट्रेस कॉल सुनकर भी पाकिस्तानी नेवी ने अपने जहाज नहीं भेजे उनको बचाने के लिए, जबकि इंडियन नेवी ने उनके डिस्ट्रेस कॉल को रिसीव किया और फौरन अपने शिप्स उनकी तरफ भेजे और उनको बचा कर लाए। भूलिए मत। रेड सी में हुतीज के अटैक्स हों या फिर सोमालियाई पायरेट्स के खिलाफ ऑपरेशन, दुनिया भर की नेवल फोर्सेस में इंडियन नेवी ने अपना डंका बजाया हुआ है। यहां तक कि कई बार भारतीय नौसेना ने अपने ऑपरेशंस में पाकिस्तानियों को भी पायरेट्स और हाईजैकर्स से बचाया है, जबकि उनकी नेवी ने यह मिशन किया ही नहीं। तो भैया बोल लो जितने झूठ बोलने हैं, कोई शर्म लिहाज तो है नहीं भाई तुम पाकिस्तानियों में, तो बोलते रहो झूठ और खुश होते रहो। अब आपको एक और बात बताता हूं, जिस न्यूज चैनल पर अब्दुल्ला गुल ने ये लफ्फाजी की उसका नाम है सुनो न्यूज। तो सुनो न्यूज के इस प्रोग्राम में मेजर गौरव आर्या के स्टेटमेंट्स पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। अब भारत में मेजर गौरव आर्या के वीडियोस से पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली मची रहती है। अब जरा सोचिए, एक रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या के वीडियोस से ही पाकिस्तानी इतने परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो सोचिए जिस दिन हमारी नेवी, आर्मी या एयरफोर्स पाकिस्तान पहुंचेगी तब पाकिस्तानियों का क्या होगा। वो लाहौर भूल गए हैं ना, जहां पे पुलिस चौकी पर भारत का झंडा फौजियों ने फहरा दिया था याद करिएगा, बरकी नाम था शायद, बरकी पुलिस स्टेशन। जाइए ढूंढिए, सर्च करिए तो देखिए हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपने न्यूज चैनल पे जो भी मन करे करिए, लेकिन जब हमारे खिलाफ बातें होंगी, हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, हमारे देश की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, तो सबूतों वाला यही जवाब आपको मिलेगा जो आपको बेपर्दा करता है, जो आपको नंगा करता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो जो है वो काफी पोल पट्टी खोलने वाला था, धमाका केस वीडियो था। और गुल साहब आपने तो बात कर दी है, लेकिन आपने गलत बात की और गलत लोगों से जो है वो पंगा ले लिया। आप लोगों को नहीं पता कि आप इंडिया के खिलाफ अगर कोई बात करेंगे तो उनके पास सबूत है। डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो जो है वो मुझे आलोक सर की वीडियो इसलिए इतनी पसंद आती है कि वो ना पूरे सबूतों के साथ, वो पुरानी न्यूज़ेस, पुराने चैनल्स के वीडियो उठा के वो लगाते हैं, इंटरव्यूज लगाते हैं कि भाई ये देखो ये सच है, ये देखो ये ऐसे है। तो कभी भी हमें आलोक सर ने जो है वो अपनी वीडियो से डिसअपॉइंट नहीं किया, भर के सबूतों के साथ हर चीज को बयान किया है। और 93,000 सोल्जर्स की कहानी जो है वो पहले मुझे भी झूठ लगती थी, जब तक मैं पाक स्टडीज पढ़ती थी पाकिस्तान की। फिर जब मैं यूट्यूब पे आई, मैंने काफी चीजों को सर्च किया, काफी चीज के बारे में पता चला, तब जाकर मुझे पता चला कि भाई 93,000 सोल्जर्स ने जो है वो सरेंडर किया था और पतलूनें उतरी थी। और ये वो मुझे चीजों की समझ नहीं आ रही कि उन चीजों को एग्जैजरेट करके हमारे न्यूज चैनल के ऊपर क्यों ये सारी चीजें अभी तक जो है वो बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, हम लोगों को क्यों जो है वो इस चीज से जो है वो पर्दे के अंदर ये चीजें रखी जा रही है, हम लोगों को नहीं बताई जा रही कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अभी तो चीजें, अब देखो सोशल मीडिया जो है वो हर जगह पर है, हर कहीं छाया हुआ है। तो किसी ने भी किसी चीज पे भी जो है वो सर्च करना हो तो वो फौरन से जो है वो गूगल कर लेता है, फौरन से यूट्यूब खोल लेता है। तो रिलाय सोशल स्टडीज, पाक स्टडीज के ऊपर अब कोई नहीं करता। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो एग्जैजरेट करके बताई जाती हैं। जैसे आलोक सर बोल रहे थे कि झूठ बताना बंद करे, तो हम लोगों को तो स्टार्टिंग से ये चीजें पढ़ाई गई, हमें अब वो चीजें जो है वो याद आती है कि यार कितना झूठ बोला था, सारी जंगें हम ही जीते थे और सारी चीजें हो गई थी। और यार जो है अभी पाकिस्तान को, मेरे ख्याल से, और पाकिस्तान के लोगों को इस जो है वो सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 93,000 वाले सच को भी और बाकी सच को भी जो है वो गुल साहब एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि बहुत ही टफ सिचुएशन है। उधर से अफगानिस्तान, इधर से पाकिस्तान, फिर ईरान, और कभी कोई आता है और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आप एयर स्ट्राइक करके, गोला बारूद फेंक के जो है वो चला जाता है। हम लोगों को रातों रात खबर भी नहीं पता चलती। तो बरमूस मिसाइल इंडिया का आता है और चला जाता है, तब कहीं जाकर पाकिस्तानियों को पता चलता है कि हाँ अच्छा बरमूस आया था और इतना बड़ा अटैक करके चला गया। डिटेक्टर नहीं है इनके पास, और उनके पास तो हर चीज है भी। तो क्या है कि बस यही कहेंगे कि सच का सामना करें और सच का साथ दे। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मेजर गौरव आर्या के बारे में, कि उनके पास भी बहुत नॉलेज है और वो भी पाकिस्तानियों को भी एजुकेट करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को, सियासतदानों को सारी चीजें बताते रहते हैं कि भाई यूं ऐसे हुआ था। और बहुत ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो मेजर गौरव आर्या को मेरी तरह जो है वो उनकी वीडियोस को पसंद करते हैं, देखते हैं, उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो गाइज आप लोगों का अगर एक बंदे को चूज करना हो
डिफेंस डिडक्टिव की वीडियोस आपको अच्छी लगती है या मेजर गौरव आर्या की वीडियो अच्छी लगती है, तो अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।